हम लोग करेंगे साइंस से। किससे बात करेंगे? साइंस से। साइंस की बात करते थे, ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग पूरे ऑल वर्ल्ड इसी पे चलता है। इसकी बात करते हैं हम लोग, तो इसकी डेफिनेशन की बात आती है सबसे पहले। मैक्सिमम क्लास में यही देखते हैं बच्चों को इसकी डेफिनेशन नहीं मालूम होती है, सिंपल सा। चलो नोट करो साइंस की डेफिनेशन। एनी नॉलेज अबाउट एनीथिंग, any knowledge about anything that can be proved by experiment is called science. Any knowledge about anything that can be proved by experiment is called science. चलो तो अब हम लोग बात करेंगे बेटा फादर ऑफ साइंस की। फादर ऑफ साइंस, अगर हम लोग बात करते हैं फादर ऑफ साइंस की, फादर ऑफ साइंस की बात करते हैं तो बेटा गैलीलियो। गैलीलियो का नाम सबने सुना होगा। गैलीलियो फादर ऑफ साइंस। गैलीलियो ने दुनिया में सबसे अच्छी चीज क्या दिया? इन्होंने दुनिया में सबसे अच्छी चीज दिया बेटा टेलीस्कोप। क्या दिया? टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के कारण इनको और क्या कहते हैं हम लोग? फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी। क्या कहते हैं बेटा? फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी। अब बात है कि एस्ट्रोनॉमी क्या है, तो पूरे साइंस की ब्रांच जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? टू स्टडी अबाउट स्पेस। किसके बारे में? टू स्टडी अबाउट स्पेस इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। ये पूरा समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चल अब आगे की बात करते हैं। गैलीलियो को और क्या कहते हैं? तो गैलीलियो को हम लोग और कहते हैं बेटा फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। ये इतना पूरा समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ये हम लोग ओवरऑल एक साइंस का व्यू है। साइंस क्या होता है हम लोग का? एनी नॉलेज अबाउट एनीथिंग दैट कैन बी प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। ये साइंस की डेफिनेशन हुई। फादर ऑफ साइंस कौन है? गैलीलियो। गैलीलियो ने दुनिया में सबसे अच्छी चीज कर दिया टेलीस्कोप। टेलीस्कोप देने के कारण इनको और क्या कहते हैं? फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? टू स्टडी अबाउट स्पेस। और गैलीलियो को और हम लोग क्या कहते हैं? फादर ऑफ फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। ये पूरा समझ में आ गया? अब हम लोग बात करेंगे ब्रांचेस की। किसकी बात करेंगे? ब्रांचेस की। तो चलो देखते हैं साइंस में कितनी ब्रांच होती है। तो बेसिकली हम लोग साइंस के बस 3 ब्रांचों के बारे में बात करते हैं, वो सबको पता है। तो देख साइंस की अगर हम लोग बात करें तो साइंस के बेटा बस 3 ब्रांचेस हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि पहला क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स। दूसरा क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री। तीसरा क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी। अगर हम लोग बात करें फिजिक्स में मैक्सिमम चैप्टर जितने हैं वो सारी ब्रांचेस हैं। क्लियर है? केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो केमिस्ट्री की बेटा कितनी ब्रांच होती है? 3। पहला कौन सा ब्रांच होता है? फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा कौन सा होता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा कौन सा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इतना समझ में आ गया? बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी कितनी ब्रांच होगी? 2। पहला बेटा क्या होगा हम लोग का? बॉटनी। पहला क्या होगा? बॉटनी। दूसरा क्या होगा बेटा? जूलॉजी। इतना समझ में आ गया? उसके बाद हम लोग के नॉलेज के लिए आप लोग पढ़ लो। इसके फादर अभी क्लियर कट मालूम नहीं है, कई बुकों के गाड़ी कई फादर है। लेकिन अगर हम लोग बात करें केमिस्ट्री का, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, ये आपको पता होना चाहिए। फादर ऑफ केमिस्ट्री की बात करें तो बेटा कौन है? लेवाइसियस। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? लेवाइसियस। फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करें तो बेटा कौन है? एरिस्टोटल। नाम तो सुना होगा ना? चलो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। चलो इतना समझ में आ गया? अब हम लोग फादर ऑफ बॉटनी की बात करें तो फादर ऑफ बॉटनी हम लोग कौन है बेटा? फादर ऑफ बॉटनी, अगर इसकी बात करते हैं हम लोग कौन है? थियोफेस्टस। कौन है बेटा? थियोफेस्टस। फादर ऑफ बॉटनी थियोफेस्टस। जूलॉजी की बात करें तो फिर से जो बायोलॉजी के फादर है, जूलॉजी के फादर है कौन है? फादर बेटा एरिस्टोटल। इतना समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर है? अब इन दोनों में लोगों में रिलेशन की बात करें थियोफेस्टस और एरिस्टोटल में, ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम लोग को थियोफेस्टस है स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल। क्या बेटा? ये स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल। और खास बात यह है कि एरिस्टोटल सारे रिसर्च करते थे। थियोफेस्टस नाम किसका होता था? एरिस्टोटल। क्योंकि हमेशा टीचर का नाम होता है, स्टूडेंटों का कोई नाम नहीं। इतना समझ में आ गया? पूरा क्लियर है? नोट हो जाएगा? चलो तो ओवरऑल हम लोगों ने साइंस के 3 ब्रांचेस की बात की, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री की 3 ब्रांच, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। बायोलॉजी कितनी ब्रांचेस? 2, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी का फादर कौन है? थियोफेस्टस। जूलॉजी कौन फादर है? एरिस्टोटल।
फादर ऑफ बायोलॉजी भी कौन है? एरिस्टोटल। थियोफ्रास्टस एरिस्टोटल में रिलेशन क्या है? थियोफ्रास्टस वाज स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल। उसके बाद अगर अपन फादर ऑफ केमिस्ट्री की बात करें, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है बेटा? लेवाइसियर। कौन है? लेवाइसियर। पूरा समझ में आ गया? चल आज क्लास शुरू होगी बेटा केमिस्ट्री की, तो हम लोग एकदम बेसिक से उठेंगे। ये क्लासिफिकेशन साइंस का था, उसके बाद हम लोग स्टार्टिंग से एकदम शुरू करेंगे 9 से, धीरे धीरे करके पूरी 11 12 आगे कंपटीशन की भी क्लासेस इंक्लूड होती चली जाएंगी। तो चलो हम लोग शुरू करेंगे। पूरा साइंस हम लोग का बेटा एक ही वर्ड से शुरू होता है, मैटर से। पूरा साइंस कहां से शुरू होता है? मैटर से। मैटर किससे बना? बोल। मैटर बना हुआ है स्मॉल पार्टिकल से। किससे बना? स्मॉल पार्टिकल्स। ये स्मॉल पार्टिकल किससे बना? मॉलिक्यूल से। ये मॉलिक्यूल बेटा किससे बना? एटम से। किससे बना? एटम से। अगर ध्यान से उठा के देख, इस पूरे मैटर का सबसे छोटा पार्ट कौन सा है? एटम। सबसे छोटा पार्ट कौन सा है? एटम। यानी एटम हम लोग का बेटा क्या हो गया? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। क्लियर? मॉलिक्यूल भी क्या होता है? हम लोग का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, लेकिन ये फ्री में एग्जिस्ट करता है। एक्सिस्ट इन फ्री फॉर्म। एक्सिस्ट इन फ्री स्टेट। लेकिन ये हम लोग का क्या बेटा? नॉट एक्सिस्ट इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट इसकी वैलेंसी के कारण ये एग्जिस्ट करने वाला है, ये क्योंकि इसको क्या करना पूरा होता है? ऑफ एक्सेप्ट इनर्ट गैस। एक्सेप्ट इनर्ट गैस। क्यों इनर्ट गैस एग्जिस्ट करता है? क्योंकि इसका ऑफ पूरा होता है। जैसे एग्जांपल से अगर हम लोग बात करते हैं नियर एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10 इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन कितना हो गया? 2 ऑक्टेट इसका कंप्लीट है, इसलिए रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला नहीं है। एटम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं था। समझ में आ गया पूरा? कोई दिक्कत? नोट हो जाएगा पूरा। ये हम लोगों का मैटर का एक कॉन्सेप्ट रहा, जो कि मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है बेटा? एटम। तो चलो हम लोग देख लेते हैं धीरे धीरे। अभी हम लोग बात करेंगे एटम। किसकी बात करेंगे? एटम की। तो चलो अब हम लोग देखते हैं बेटा एटम। एटम की बात करते हैं। एटम में बेटा हम लोगों के कितने पार्ट होते हैं? 2। कितने पार्ट होते हैं? 2। एक हम लोगों का क्या होता है? सेल। दूसरा क्या होगा? बोल। न्यूक्लियस। दूसरा क्या होगा? न्यूक्लियस। अगर हम लोग बात करते हैं सेल का, तो सेल के अंदर हम लोगों का क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता? अगर हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस के 2 पार्टिकल होते हैं। एक क्या होगा? बोल प्रोटॉन। दूसरा क्या होगा? बोल न्यूट्रॉन। इतना समझ में आ गया? अब चल बात करते हैं चार्ज की। किसकी बात करते हैं बेटा? चार्ज की। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रल। आगे समझ में? अब हम लोग बात करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की। किसकी? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अगर हम लोग बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की, इलेक्ट्रॉन में कितना मैग्नीट्यूड होता है? माइनस का 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। इतना आ गया। प्रोटॉन पे अगर बात करें तो प्रोटॉन का कितना चार्ज होगा? 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज। समझ में आ गया? अब जब बात करते हैं मास की, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? बोल 9.1 into 10⁻31 kg। इतना समझ में आ गया? जितना इसका मास हो गया। प्रोटॉन के मास की बात करें तो 1.66 into 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन की मास की बात करें तो 1.67 into 10⁻⁻27 kg। अगर ध्यान से देख तो मास ऑफ प्रोटॉन अप्रॉक्स में मास ऑफ न्यूट्रॉन की क्या बेटा? बराबर। अप्रॉक्स में क्या है दोनों? बराबर। इतना समझ में आ गया? अब चलो थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज? माइनस का। तो सेल के अंदर कौन सा चार्ज? माइनस। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज? प्लस का। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज रहता है बेटा? होता है पॉजिटिव। प्लस और माइनस इक्वल हो गए तो एटम पे कौन सा चार्ज होगा? नो चार्ज। कौन सा चार्ज? 0। इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एटम हम लोग का कैसा होता है? न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि यहाँ पे बेटा प्रोटॉन इक्वल टू क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन इक्वल टू क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इतना पूरा समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चल अब हम लोग देख लेते हैं बेटा सेल के स्ट्रक्चर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आखिर में एटम दिखता कैसे? एटम के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो ऐसा एटम दिखता है, ये न्यूक्लियस जो छोटा सा दिख रहा है पॉइंट, ये हम लोगों का क्या होता है बेटा? एटम का न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। और ये क्या होता है बेटा? सेल। आगे समझ में? अब न्यूक्लियस में कितने पार्टिकल होते हैं? 2। एक होगा प्रोटॉन और दूसरा क्या होगा? न्यूट्रॉन। सेल के अंदर क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन। इतना क्लियर समझ में आ गया?
कोई दिक्कत? नोट हो जाएगा पूरा, क्लियर पूरा हो जाएगा सारा। चलो अब आगे चला जाए। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं आगे। यहाँ तक पूरा समझ में आ गया, छोटी छोटी बातें सीखनी है, उसके बाद शुरू किया जाए पूरा चैप्टर। क्योंकि आगे पढ़ने मोर कॉन्सेप्ट तो जनरली हम लोग मॉलिक्यूलर मास तक तो सीखना ही पड़ेगा। तो चलो अब हम लोग बात करते हैं बेटा सिंबल ऑफ एटम की। सिंबल ऑफ या एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक बड़ा सा सिंबल ऐसे लिखा होता है, एक नंबर नीचे लिखा होगा, एक नंबर ऊपर। कई सारे बुकों में नंबर इधर भी होता है, ठीक है, ऐसा सिंबल सबने देखा होगा। क्लियर? नीचे वाले नंबर को बेटा कहते हैं एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। ऊपर वाले नंबर को कहते हैं बेटा हम लोग एटॉमिक मास, एटॉमिक मास और मास नंबर, मास नंबर। और क्या हम लोग का क्या होता है बेटा? सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट। इतना समझ में आते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता है। चल एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, ले लेते हैं Na11Na23। अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें, एटॉमिक नंबर को हम लोग An से रिप्रेजेंट करेंगे। एटॉमिक नंबर की बात करें तो नीचे वाला नंबर कितना है? 11, तो ये हो गया। एटॉमिक मास की अगर कितना बात करें An से, ये क्या हो गया? 23। Na किसको रिप्रेजेंट करता है? वो सोडियम। Na जिस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है वो कौन सा एलिमेंट है? सोडियम। कौन सा एलिमेंट है बेटा? सोडियम। ऐसे एक एग्जांपल और देख ले, उसके बाद आगे चला जाएगा। अब हम लोग लिख देते हैं 6 कार्बन टर्न। ये तो देखा ही होगा। अगर यहाँ पे एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना है? वो 6। एटॉमिक मास कितना है? वो 12। 80 किसको रिप्रेजेंट करता है? C फॉर कार्बन, C फॉर कार्बन। इतना समझ में आ गया। किसी भी एलिमेंट को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। नीचे वाला नंबर एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर वाला नंबर एटॉमिक मास होता है। इसी एटॉमिक मास को हम लोग और क्या कहते हैं? मास नंबर कहते हैं। और ये हम लोग का जो एक्स है ये क्या है? सिंबल ऑफ एलिमेंट। उसके बाद ये एग्जांपल पूरा समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब इसके बाद एक एक करके हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे एटॉमिक नंबर। क्या शुरू करेंगे? एटॉमिक नंबर। ये सब हम लोगों का बेसिक है, ये सब आना चाहिए हर स्टूडेंट को। चलो अब लोग शुरू करते हैं बेटा एटॉमिक नंबर से। अब देखो एटॉमिक नंबर तो सिंपल सा, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन होता है वही उसका एटॉमिक नंबर। मीन एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन होगा वही उसका एटॉमिक नंबर। मीन एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन। ये समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं इन न्यूट्रल एटम। किसकी बात करते हैं बेटा? न्यूट्रल एटम। इन न्यूट्रल एटम प्रोटॉन किसके बराबर? इलेक्ट्रॉन के। प्रोटॉन किसके बराबर बेटा? इलेक्ट्रॉन में होता है। अभी शुरू में बताया था प्रोटॉन इक्वल टू क्या होता है न्यूट्रल एटम में? इलेक्ट्रॉन। सो हम लोग का एटॉमिक नंबर कितने के बराबर हो जाएगा? एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में एटम कैसा होना चाहिए? न्यूट्रल एटम। कैसा होना चाहिए बेटा? न्यूट्रल एटम। यानी एटम पे कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, एटम पे कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? यानी हम लोग का प्रोटॉन एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन, न्यूट्रल एटम, प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। सो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर है, इसलिए हम लोग का एटॉमिक नंबर भी किसके बराबर हो गया? इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर है। इतना समझ में आ गया। चलो अब हम लोग बात करेंगे एटॉमिक मास की। चलो बेटा देखो आप लोग एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कुछ नहीं होता है, सिंपल सा, किसी भी न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन जितना न्यूट्रॉन दोनों को सम कर दो एटॉमिक मास के बराबर हो जाएगा। मीन इट इज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। डेफिनेशन समझ में आ गई? टोटल सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। देन एटॉमिक मास इक्वल टू हो गया बेटा क्या? प्रोटॉन प्लस
न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास। इतना समझ में आ गया। मीन एटॉमिक मास इक्वल टू P प्लस N। क्लियर है? एक बात और समझो आप लोग, एटॉमिक नंबर को आप लोगों के बुकों में कैपिटल Z से शो किया जाता है, एटॉमिक मास को आप लोगों के बुकों में A से शो किया जाता है। ये सिंबल याद रखना, अगर बुकों में ऐसा कुछ दिया गया तो ये सिंबल पे प्रेजेंट हो, एटॉमिक मास को A से और एटॉमिक नंबर को Z से। ये समझ में आ गया पूरा? चलो अब हम लोग आते हैं बेटा आगे बात करते हैं। अब हम लोग आगे मॉलिक्यूलर मास पे, इसमें हम लोग बात करेंगे अब मॉलिक्यूलर मास। तो अब चलो हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। मॉलिक्यूलर मास ये कुछ नहीं होता है, किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एटम होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम का ग्रुप होता है, इसलिए मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एटम है सबके एटॉमिक मास का सभी क्या होगा, होगा मॉलिक्यूलर मास। यानी मॉलिक्यूलर मास हो गया टोटल सम ऑफ एटॉमिक mass of all atom present in molecule। इतना क्लियर है? जैसे एग्जांपल की अगर हम लोग बात करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास मॉलिक्यूल क्या है, CO2। कार्बन के एटॉमिक नंबर की बात करें, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक टोटल सम ऑफ एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास कितना हो गया 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होगा बेटा 16। देन मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, इसकी बात करें तो कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 प्लस 16, टोटल कितना हो गया बेटा 44। कितना हो गया 44। इतना समझ में आ गया। ऐसे ही बात करते हैं हम लोग HNO3 का, नाइट्रिक एसिड का। नाइट्रिक एसिड की बात करें, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, नाइट्रोजन की बात करें तो 14, ऑक्सीजन की बात करें तो 16। टोटल अगर HNO3 की बात करें, HNO3 की तो हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16 into 3, टोटल किया कितना हो गया 63। इसको 16 को 3 बार ऐड भी कर सकते हैं, 3 से इंटू भी कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया। तो आप लोग करना H2SO4 का मेजर करना है, हाइड्रोजन 1, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16, ये करना है। KMnO4 की बात करें, पोटेशियम होता है 39, मैग्नीज होता है 55, ऑक्सीजन होता है 16। इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हम दे दे रहे हैं आप लोगों को। K2SO4 डॉट Al2SO4 का होता है डॉट 24H2, पोटेशियम 39, सल्फर 32, एल्यूमिनियम 27, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन। तीन क्वेश्चन समझ में आ गए, सॉल्व हो जाएगा। ये हम लोग का हो गया मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक मास हो गया, मॉलिक्यूलर मास हो गया। अब इसके आगे हम लोग बात शुरू करेंगे। यहां तक पूरा क्लियर हो गया? चलो अब इसके आगे बात करते हैं हम लोग बेटा। अब हम लोग बात करेंगे आइसोटोप्स की। इसकी बात करेंगे आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स हम लोग के वे एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम। एटॉमिक नंबर क्या होगा बेटा सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट, एलिमेंट भी क्या होने वाले हैं सेम। एक ऐसे एटम का ग्रुप जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट हो, एलिमेंट भी क्या हो सेम, उसे हम लोग क्या कहते हैं आइसोटोप्स। क्लियर समझ में आ रहा है? डेफिनेशन सुन लो आप लोग। Those atom of same element which have same atomic number but different atomic mass is called isotopes। क्लियर है? एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो हम लोग सबसे सिंपल एग्जाम्पल 1s1, 1s2, 1s3 सबने देखा होगा। इसका नाम क्या है बेटा प्रोटियम। इसका क्या नाम है ड्यूटेरियम। इसका क्या नाम है ट्राइटियम।
प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अगर यहाँ पे एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर कौन सा नंबर था, नीचे वाला नंबर कितना हो गया, 1 एटॉमिक मास की बात करें तो बोल कितना हुआ, 1, इसका 2, इसका 3 हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया। तो देख अगर ध्यान से देखते एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है, ये सब एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोटोप्स, क्या हो गए, आइसोटोप्स। अगर इसकी बात करें, ये जो दिख रहा है इसकी बात करें तो बेटा ये हम लोगों का क्या है, रेडियो एक्टिव, क्या है, रेडियो एक्टिव। बात यह है कि रेडियो एक्टिव क्या होते हैं, तो थोड़ा देर आप लोग रेडियो एक्टिव के बारे में समझो, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं जो कौन सा पार्टिकल निकालते हैं, अल्फा बीटा गामा। वे सारे सब्सटेंस जो अल्फा बीटा गामा रेज निकालते हैं अपने आप बिना किसी रिएक्शन के, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। इसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होने के कारण ये क्या निकालता है, अल्फा बीटा गामा रेज। अब ये कैसे पता चलेगा कौन सा सब्सटेंस रेडियो एक्टिव कौन सा नहीं, तो सिंपल सी बात कर लेते हैं, जिसके n/p का रेशियो इक्वल टू 1.5 और ग्रेटर देन 1.5 होता है, वे सारे सब्सटेंस क्या होते हैं बेटा, रेडियो एक्टिव। वे सारे सब्सटेंस क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव। जहां पे n हम लोगों का क्या रिप्रेजेंट करता है, न्यूट्रॉन को, और p किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोटॉन को। क्लियर है। हैवी मेटल्स के लिए रेशियो हम लोगों का कहां तक आ सकता है, 1.3 तक आ सकता है। कहां तक आ सकता है, 1.3। तो जनरली हम लोग मान के चलते हैं 1.3 से जिसका रेशियो n/p का रेशियो ज्यादा होता है वे सभी क्या होते हैं, हम लोग रेडियो एक्टिव, क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव। एग्जांपल की बात करते हैं, यही हम लोग टाइटेनियम भी ले लेते हैं। टाइटेनियम की बात करते हैं तो बेटा प्रोटॉन कितना होगा, तो नीचे का नंबर प्रोटॉन होता है। चलो यहीं से देख लेते हैं। अगर हम लोग 1s3 की बात करते हैं तो 1s3 में प्रोटॉन कितना हुआ, प्रोटॉन हुआ 1। न्यूट्रॉन की बात करें तो मास में से नंबर घटा देते हैं, तो 3 में से 1 घटा दें, आंसर आया 2। n/p रेशियो की बात करें तो कितना हो गया बेटा, 2/1 इक्वल टू कितना हो गया, 2, जो कि ग्रेटर देन किससे है, 1.5 से। ये हम लोग का सब्सटेंस जो ये हम लोग का सब्सटेंस दिख रहा है, ऐसा सब्सटेंस हो जाएगा तुरंत हम लोग का रेडियो एक्टिव। कितना समझ में आ गया, कोई दिक्कत। रेडियो सब्सटेंस क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वे सब्सटेंस होते हैं जो अपने आप अल्फा बीटा गामा रेज निकालते हैं और अपने अनस्टेबल न्यूक्लियस को स्टेबल करने की ओर जाते हैं। तो इसमें सबसे सिंपल सा एग्जांपल हम लोग का आ गया 1s3 टाइटेनियम। अब अगला एग्जांपल की बात करते हैं। अगला एग्जांपल की बात करते हैं तो आप लोग कई जगह देखे होंगे, चलो अब आगे की बात करते हैं। हम लोग का सबसे सिंपल सा एग्जांपल 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13, 6 कार्बन 14 ये दिख रहा है। यहां से फिर से अगर हम लोग बात करें एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 666 हुआ। अगर हम लोग बात करें एटॉमिक मास की, ये हो गया 12, ये हो गया 13, और ये क्या हो गया बेटा 14, क्या हो गया ये 14। तीनों समझ में आ गया। एटॉमिक नंबर से एटॉमिक मास डिफरेंट, ये हम लोगों के किसके आइसोटोप्स हैं, कार्बन। यहाँ पे इसकी बात करें तो बेटा ये हम लोगों का रेडियो एक्टिव है, क्या ये रेडियो एक्टिव। इसका यूज क्या होता है, यूज्ड इन कार्बन डेटिंग। बात यह है कि कार्बन डेटिंग क्या है, तो कार्बन डेटिंग होता है बेटा टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल, टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल। इतना समझ में आ गया। यानी कार्बन का जो ये आइसोटोप है वो कहां यूज होता है, कार्बन डेटिंग में। कार्बन डेटिंग क्या होता है, टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल। पूरा क्लियर। ऐसे 3-4 और देख लेते हैं हम लोग। जैसे आयोडीन का आइसोटोप होता है I131, इसका यूज होता है इन ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट, इन ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। ऐसी बात करते हैं कार्बन 60, कार्बन 60 कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये आ गया। उसके बाद बात कर लेते हैं यूरेनियम 238, ये यूज होता है इन न्यूक्लियर रिएक्टर।
नोट हो जाएगा पूरा। अगर हम लोग कार्बन की बात करें तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स, 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13, 6 कार्बन 14। 14 हम लोग का रेडियोएक्टिव है जिसका यूज कहाँ करते हैं, कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग होता क्या है, टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉस्फेट, टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉस्फेट। इतना समझ में आ गया। उसके बाद और हम लोग देख लेते हैं आइसोटोप। तो आयोडीन 131 का यूज कहाँ करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड का। एक कोबाल्ट 60 का यूज कहाँ करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। आगे समझ में यूरेनियम 238 का यूज कहाँ करेंगे, ये न्यूक्लियर रिएक्टर। पूरा समझ में आया। चलो हम लोग बात करते हैं आगे की। यहां तक क्लियर हो गया। तो अब हम लोग बात करते हैं आइसोबार की। आइसोबार की बात करते हैं तो ये सारे एटम जिनका एटॉमिक मास क्या होगा, सेम। एटॉमिक नंबर क्या होगा इसमें, डिफरेंट। तो चलो देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, ये क्या बेटा, डिफरेंट। एटॉमिक मास की बात करते हैं, ये क्या हो गया, सेम। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बेटा एलिमेंट का, तो एलिमेंट भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। एलिमेंट भी क्या होगा, डिफरेंट। ऐसे सारे सब्सटेंस क्या होंगे, आइसोबार। डिफरेंशियल लिख होगा वे सारे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, एटॉमिक मास सेम होता है, उसे हम लोग क्या करते हैं, आइसोबार। इसमें एलिमेंट भी क्या होने वाला है, डिफरेंट। एग्जांपल की बात करते हैं, चलो देखो 6 कार्बन 14, 7 नाइट्रोजन 14। अगर यहाँ पे बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 6 एंड 7। एटॉमिक मास की बात करें बेटा, एटॉमिक मास कितना हो गया, 14 और 14। पूरा समझ में आ गया। तो अगर ध्यान से देखो तो एटॉमिक मास क्या है, सेम। एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट। ये हम लोग का डिफरेंट है और एटॉमिक मास क्या हो गया, सेम। ऐसे सारे एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, उसे क्या कहेंगे, आइसोबार। इतना समझ में आ गया। अगला एग्जांपल देखो 18 आर्गन 40, 19 पोटेशियम 40, 20 कैल्शियम 40। यहाँ पे भी बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 18, 19, 20। एटॉमिक मास की बात करें बेटा तो कितना हो गया, 40, 40 और 40। ये पूरा समझ में आ गया। कोई दिक्कत हो जाएगा। चलो लिख लिया, रब करें। चलो हम लोग अब शुरू करते हैं आगे इसके। ये हम लोग का हो गया आइसोटोप्स हो गया, आइसोबार हो गया। अब हम लोग बात करेंगे आगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक वे सारे एटम्स या आयंस जिसमें इलेक्ट्रॉनों का नंबर सेम हो, उसे क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो वर्ड जहां भी आता है सेम वर्ड को शो करता है। तो सिंपल से अगर हम लोग बात करें आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक की सेम इलेक्ट्रॉन, वे सारे स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन सेम होगा उसे क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। दोस एटम्स आर आयंस व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एग्जांपल O-2, F-1, Na+1 और Na+1। आप लोग सुनो एक बात, माइनस चार्ज का मतलब जितना माइनस लगा उतना इलेक्ट्रॉन ये गेन किया है। कोई चार्ज नहीं मतलब जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। प्लस चार्ज का मतलब जितना प्लस का चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, यानी उतना इलेक्ट्रॉन इसके पास कम होगा। ठीक है, तो चलो एटॉमिक नंबर पहले देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 8 इसका, 9 इसका, 10 इसका, 11 और इसका 12। अब अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन था, 2 माइनस का मतलब 2 गेन किया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। 9 था, 1 गेन किया तो कितना हुआ, 10। इस पे कोई चार्ज नहीं तो 10। 11 था, 1 निकाल दिया तो कितना हुआ, 10। 12 था, 2 निकाल दिया तो कितना हुआ, 10। अगर ध्यान से उठा के देखें तो ध्यान से उठा के देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का नंबर सेम ही तो है ना। जब हम लोग का इलेक्ट्रॉनों का नंबर सेम होगा तो उसे क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। पूरा समझ में आ गया। चलो अब रब करें, चलो हम लोग आगे की बात करते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक समझ में आ गया। चलो अब हम लोग बात करें आइसोटोन्स की। आइसोटोन्स और इसी को हम लोग कहते हैं आइसोन्यूट्रॉनिक। आइसोन्यूट्रॉनिक की बात करें बेटा तो क्या सेम होने वाला है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ पे क्या सेम होता है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर है। एग्जांपल देखो, अगर हम लोग बात करें 6 कार्बन 13, 7 नाइट्रोजन 14,
तो वे सारे आइटम जिसमें न्यूट्रॉनों का नंबर सेम उसे क्या कहेंगे आइसोटॉन्स। मास में से नंबर घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा न्यूट्रॉन। ये हम लोगों ने माइनस किया 36 ऐसे कितना आ गया। चलो देख लेते हैं कैसे आया। एटॉमिक मास इक्वल टू अभी हम लोगों ने बात किया था प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या हो गया एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन। प्रोटॉन किसके बराबर होता है एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, इसलिए इसमें से इसको माइनस किया आ गया। अब न्यूट्रॉन की बात कर लेते हैं। ये हम लोगों का फिर से इसमें से 7 को माइनस किया हमने कितना आ गया 7। अगर ध्यान से उठा कर तो 7 7 बराबर हुआ ना। जब बराबर होगा तो कौन सा होगा बेटा आइसोटॉन्स। कौन सा होगा आइसोटॉन्स। कोई दिक्कत नहीं आता। ये जनरल हम लोगों का होगा एक आइडिया। रियल में केमिस्ट्री है क्या कुछ बेसिक टर्म पूरा समझ में आ गया। अब हम लोग आएंगे फर्स्ट चैप्टर पर। अब करें हो जाएगा चल। तब हम लोग आते हैं बेटा टर्म। फिर से आते हैं हम लोग मैटर पे। चलो मैटर की बात करते हैं फिर से। तो हम लोग बात करेंगे बेटा टाइप ऑफ मैटर। टाइप ऑफ मैटर। टाइप ऑफ मैटर की बात करते हैं। मैटर हम लोग का बेसिकली कितने टाइप का दो टाइप। सॉलिड लिक्विड गैस मैटर का टाइप नहीं है फेज है। ध्यान रखना सॉलिड लिक्विड गैस को टाइप मत बोलो ठीक वो फेज होता है। मैटर के दो टाइप होते हैं बेटा। एक होता है प्योर मैटर और दूसरा हम लोगों का क्या होगा मिक्सचर। प्योर मैटर हम लोगों का बेटा होगा दो टाइप का। पहला होगा एलिमेंट दूसरा होगा कंपाउंड। मिक्सचर हम लोगों का दो टाइप का होगा होमोजेनियस मिक्सचर उसके बाद होगा हेट्रोजेनियस मिक्सचर। क्लियर। होमोजेनियस मिक्सचर इज आल्सो कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। इज आल्सो कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। हेट्रोजेनियस मिक्सचर बेटा हम लोगों का दो टाइप का होगा। कौन कौन सा। एक होगा हम लोगों का कोलाइडल सॉल्यूशन दूसरा बेटा होगा सस्पेंशन। इतना पूरा क्लियर हो गया। अब इस पहले चैप्टर में यही सब पूरा पढ़ना है ठीक है। ये अभी स्टार्ट करने से पहले बहुत मोल कॉन्सेप्ट सीखना होगा क्योंकि अभी हम लोग जब सॉल्यूशन पे जाएंगे तो इसके कंसंट्रेशन की बात करेंगे वहां पे मोल की जरूरत पड़ेगी। एक क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। मैटर कितने टाइप का दो टाइप का प्योर मैटर और मिक्सचर। प्योर मैटर कितने टाइप का एलिमेंट एंड कंपाउंड दो टाइप का। मिक्सचर कितने टाइप का दो टाइप का होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। क्लियर आ गया। चलो अब हम लोग बात करेंगे अब आएंगे आपके पहले टॉपिक पे जो कि है मोल कॉन्सेप्ट जो के पहले चैप्टर में है। चलो हम लोग शुरू करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट अगर हम लोग बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट की व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट तो सिंपल सा हम लोग बात करेंगे पहला टर्म आएगा मोल। क्या आएगा बेटा मोल। मोल क्या होता है तो आप लोगों को देखे हुए फिजिक्स में पढ़ा होगा फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ में फंडामेंटल क्वांटिटी होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये मोल उसी का यूनिट है। मोल इज अ यूनिट ऑफ सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी। सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये मोल सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी जो होता है हम लोग का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसी की यूनिट है। क्लियर। इस मोल से हम लोग किसी की भी क्वांटिटी को बता सकते हैं। तो सिंपल सा चलो हम लोग देख लेते हैं मोल निकलेगा कैसे रब करें। तो ये चलो अब हम लोग बात करेंगे मोल की। तो देख अगर हम लोग मार्केट में आते हैं कोई भी चीज सॉलिड लेते हैं सॉलिड का अमाउंट हमेशा किससे मेजर किया जाता है वेट से। जैसे चावल लेना है तो केजी में लेंगे आलू लेना है तो केजी में लेंगे यानी कोई भी सॉलिड सब्सटेंस मार्केट का लोगे तो उसका वेट कराओगे तराजू पर। क्लियर। यानी सॉलिड का अमाउंट किससे बताते हैं वेट से। कोई भी लिक्विड लेना हो तेल लो पानी लो सबको किससे मेजर करते हो लीटर से। लीटर किसकी यूनिट होती है बेटा वॉल्यूम की। किसकी यूनिट होती है वॉल्यूम की। यानी वॉल्यूम
का अमाउंट अगर बताना है तो किसमें बताना है, लीटर। अगर पॉपुलेशन का काउंट करना है अमाउंट, पॉपुलेशन को मेजर करना है तो किससे मेजर करते हैं बेटा, नंबर से। ऐसा नहीं कि इंसानों को तराजू पे बैठा कर हम लोग निकालेंगे कितना वेट है। इंसानों का अगर क्लास में स्टूडेंटों का अमाउंट बताना है तो नंबर काउंट होता है, वेट काउंट नहीं होता। 10 बच्चे 20 बच्चे ऐसे करके नंबर काउंट किया जाता है। तो अगर ध्यान से देखो तो ये किसका अमाउंट है, सॉलिड का, ये किसका, लिक्विड का या गैस का, और वो किसका, पॉपुलेशन। ठीक है, ऐसे ही हम लोग का एक आया 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट जो है मोल। ये सबके अमाउंट को बताएगा, चाहे ये हो चाहे ये चाहे मीन ये सबको अमाउंट को बताने का मतलब ये सब में कन्वर्ट होता है तभी बता सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं कैसे कन्वर्ट होता है। वेट से अगर बेटा मोल निकालना है, वेट से क्या निकालना है, मोल, तो वेट को डिवाइड करना है बेटा मॉलिक्यूलर वेट से। अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे। एटम होगा तो डिवाइड किससे करेंगे, एटॉमिक वेट से। इतना समझ में आया। क्वेश्चन हाफ पेज छोड़ देना बनाने के लिए, उसके नीचे से लिखना। क्वेश्चन है बेटा, फाइंड आउट द मोल ऑफ 90 ग्राम H2। 90 ग्राम H2 का मोल बताना है। क्या मेजर करना है, मोल। इसको निकालना है किससे, वेट दिया गया कितना बेटा 90 ग्राम, तो क्या करना है, किससे डिवाइड, मॉलिक्यूलर वेट से। किससे डिवाइड, मॉलिक्यूलर वेट से। तो चलो पहले देख लेते हैं H2 का मॉलिक्यूलर वेट है कितना। H2 1 + 1 + 16 के लिए टोटल कितना है बेटा 18। ये H2 का मॉलिक्यूलर वेट है। मोल निकालने के लिए किसको, वेट को किससे डिवाइड करना है, मॉलिक्यूलर वेट से। वेट हमारे पास है 90, मॉलिक्यूलर वेट हो गया बेटा 80, तो 80 5 से 90, तो कितने आंसर आ गया 5 मोल। कितना आ गया बेटा 5 मोल। क्वेश्चन समझ में आया। चलो हम लोग देख लेते हैं एक और एग्जांपल। एक एग्जांपल बात करते हैं, अगर हम लोग बात कर लेते हैं बेटा 176 ग्राम ऑफ CO2 का क्या बताना है बेटा, मोल। क्या बताना है, मोल। तो चलो देख लेते हैं कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12, ऑक्सीजन कितना होता है बेटा 60, 60 × 50, आंसर कितना आ गया 44। तो मोल की बात करते हैं। मोल इक्वल टू हो गया बेटा 176, वेट को डिवाइड करना है किससे, मॉलिक्यूलर वेट से। डिवाइड कर दिया, कितने टाइम्स हो गया 4 टाइम्स में कट जाएगा, यानी आंसर कितना आ गया बेटा 4। आंसर कितना आ गया 4। आगे पूरा समझ में। चलो वेट से निकालना, वेट से मोल निकालने के लिए डिवाइड किया। तो अब देखना आपको मोल से अगर वेट निकालना है, मोल से क्या निकालना है बेटा, वेट जिससे डिवाइड किया उसी मोल को मल्टीप्लाई कर दो। यानी हम लोग मॉलिक्यूलर वेट से इस मोल को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या निकल जाएगा वेट। क्या निकल जाएगा बेटा, वेट। इतना समझ में आ गया। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन देख, वेट ऑफ 5 मोल NaOH, वेट ऑफ 5 मोल NaOH। सोडियम का मास होगा बेटा 23, ऑक्सीजन होगा 60, हाइड्रोजन होगा 1। तो चला NaOH का मॉलिक्यूलर वेट देख लेते हैं। तो सोडियम कितना हुआ 23, ऑक्सीजन कितना हुआ 16, हाइड्रोजन कितना हुआ 1, टोटल निकल के कितना आ गया 40। कितना आया 40। तो चल बात करते हैं वेट की। वेट की बात करते हैं तो मोल कितना हमारे पास है 5 इंटू किससे करना है बेटा, मॉलिक्यूलर वेट से। इससे इंटू कर दिया, आंसर कितना आ गया 200। कितना आ गया बेटा 200। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखो एक और। अगर सपोज 14 + 16 + 16 टोटल कितना आ गया बेटा 44। तो वेट इक्वल टू अगर हम लोग बात करें तो कितना हो गया 44 × 10 इक्वल टू कितना हो गया 440। यूनिट इसका ग्राम पर मोल लिख सकते हो या एटॉमिक मास यूनिट, ये हम भी लिख सकते हैं। जनरली हम लोग ग्राम ही बोलते हैं, लेकिन रियल में अगर देखोगे तो ग्राम पर मोल लिखना पड़ेगा या क्या लिखना पड़ेगा, एटॉमिक मास यूनिट। ये पूरा समझ में आ गया। चलो नोट हो जाएगा। चलो अब हम लोग आगे हैं वॉल्यूम में। एक टर्म हम लोग का आ गया वेट से मोल निकालना है या मोल से वेट निकालना। अब हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम की बात करते हैं बेटा। वॉल्यूम से अगर मोल निकालना है, वॉल्यूम से क्या निकालना है मोल, तो वॉल्यूम को डिवाइड करना पड़ेगा 22.4 लीटर से। इससे इसको डिवाइड करेंगे निकल जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन देख, क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लें 44.8 लीटर CO2 का मोल बताना है। क्या बताना है बेटा, मोल। CO2 का मोल मेजर करना है। तो देखो मोल इक्वल टू वॉल्यूम किसमें लिया, लीटर में। तो 44.8 डिवाइडेड बाई
22.4 इससे इसको काट दिया, आंसर आ गया कितना 2 मोल। ध्यान रखना लीटर में दिया सभी डिवाइड करना, अगर ml में दिया होगा तो किससे डिवाइड करना पड़ जाएगा 22,400 ml से। लीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा ml में। समझ में आ गया। वॉल्यूम से अगर मोल निकालना है तो डिवाइड करेंगे इससे, मोल से वॉल्यूम जैसे हम लोगों ने यहाँ किया वैसे ही मोल से अगर वॉल्यूम निकालना है लीटर में निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 लीटर से, ml में निकालना है तो 22,400 ml से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे निकल जाएगा। इतना समझ में आ गया। क्वेश्चन देख लो, वॉल्यूम इन लीटर ऑफ 10 मोल ऑफ HNO3, इसकी बात करते हैं अगर हम लोग तो वॉल्यूम इक्वल टू कितना आएगा मोल, वॉल्यूम हम लोग कितना है, कितना मोल हमारे पास 10 मोल, 10 इंटू लीटर में निकालना है हम लोग को वॉल्यूम, तो किससे मल्टीप्लाई करना है हम लोग को 22.4 लीटर से, आंसर कितना आ गया 224 लीटर, 224 लीटर। इतना समझ में आ गया पूरा, कोई दिक्कत। चल लीटर अब हमारे पास आ गया, तो हम लोग बात करेंगे नंबर की। नंबर से अगर मोल को निकालना है बेटा तो अवोगाद्रो नंबर का 9th में आप लोग नंबर सुने होंगे। नंबर से अगर मोल निकालना है तो अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, तो जिसकी वैल्यू होती है 6.022 into 10⁻23। नंबर से मोल डिवाइड, मोल से नंबर जैसे हर बार करते हैं तो वैसे मल्टीप्लाई करते हैं 23। ये हम लोगों का क्या होगा अवोगाद्रो नंबर। ये समझ में आ गया पूरा। तो चलो अब चार्ट आप लोग बना लो, उसके बाद क्वेश्चन कराते हैं। ये पूरा समझ में आ गया। तो चलो अब हम लोग बात करते हैं बेटा आगे की। अगर ध्यान से देखें, जब भी हम लोगों ने मोल निकाला हर बार क्या किया डिवाइड, वेट होगा तो यूज करेंगे मॉलिक्यूलर वेट का, वॉल्यूम होगा तो यूज करेंगे 22.4 लीटर का, नंबर होगा तो हम लोग अवोगाद्रो नंबर का यूज करेंगे। मोल से जब भी बाकी कुछ भी निकाला हर बार क्या किया मल्टीप्लाई, जो निकालना है उसका यूज करना है। इतना समझ में आ गया। तो चलो अब अगर सपोज करो वेट से अगर मोल नंबर निकालना है तो वेट से मोल पे आएंगे, मोल से फिर नंबर पे जाएंगे, नंबर से वॉल्यूम निकालना है तो नंबर से मोल पे, मोल से फिर वॉल्यूम पे। क्लियर समझ में आ गया। तो चलो क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ 90 ग्राम H2। सबसे सिंपल सा एग्जांपल ये से शुरू, 90 ग्राम H2 में बताना है कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है H2O के। तो चल मोल की बात कर लेते हैं। वाटर का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 1 + 1 + 16, टोटल कितना आ गया हमारे पास 18। कितना आ गया बेटा 18। तो मोल इक्वल टू कितना हो गया, वेट को किससे डिवाइड करें मॉलिक्यूलर वेट से, 90 को डिवाइड कर दिया बेटा 18 से, ये हम लोग का कितने मोल आ गया 5 मोल। कितना मोल आया 5। हम लोग का वेट से मोल निकल गया डिवाइड करके, हम मोल से कहाँ जा रहा है नंबर पे, कौन सी एरो जा रही है नीचे वाली एरो जा रही है, क्या करना है हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो चलते नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल कितना आ गया 5 इंटू किससे अवोगाद्रो नंबर से 6.022 इंटू 10⁻23 आंसर करके लिख लो आप लोग। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब सपोज कर हमको वेट से वॉल्यूम निकालना है तो एक क्वेश्चन इस पे भी कर लेते हैं। ये पूरा समझ में आ गया। तो चल अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है 5 या हम लोग ले लेते हैं 15 मोल, 50 मोल CO2 का बताना है बेटा वॉल्यूम। क्या बताना है वॉल्यूम। ये मोल से भी वॉल्यूम, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये हम लोग ले लेते हैं 88 ग्राम। 88 ग्राम CO2 का बताना है वॉल्यूम। क्लियर है, क्योंकि हम लोग यहाँ से आप जाने से अच्छा हम लोग पूरा जाए। 88 ग्राम की बात करें तो पहले CO2 का मॉलिक्यूलर वेट निकालें, क्योंकि वेट दिया तो मॉलिक्यूलर वेट की जरूरत पड़ेगी। तो देखो 22 + 60 + 60 टोटल कितना है वो 44 आया कि नहीं आया, आ गया है। तो देखो अब हम लोग बात करेंगे मोल का। मोल की बात करते हैं बेटा तो कितना हो गया हम लोगों का 88 दिया गया वेट, मॉलिक्यूलर वेट आया 44, डिवाइड कर दिया आंसर कितना आ गया 2। आंसर कितना आया 2। वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया, मोल निकल गया। मोल से कौन सी एरो आ रही है वॉल्यूम की तरफ, नीचे वाली आ रही है, तो क्या करना है इनटू करना है। तो वॉल्यूम निकालना है तो बेटा वॉल्यूम ऑफ CO2, वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना आ गया
2 इंटू 22.4 आंसर आ गया 44.8 लीटर। पूरा समझ में आ गया, कोई दिक्कत? क्लियर है? यहाँ तक नोट करो इतना। हो जाएगा? क्लियर है? चलो ये हम लोग का मोल कॉन्सेप्ट का पहला टर्म सब खत्म हुआ। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो कैसे निकालना है, हो जाएगा इतना। तो इतना आप लोग आज कर लो, आगे की क्लास कल शुरू होगी। बस आप लोगों को यहाँ तक पढ़ना है। ये आ गया तो कल अपन सिखाएंगे। मॉलिक्यूल दिया रहेगा, वेट दिया रहेगा, मॉलिक्यूल का नंबर बताना होगा, एटम का नंबर, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सब यहीं से आएगा। बस ये चार्ट याद करके तैयार रखना। वेट से मोल कैसे निकलेगा, मोल से ये कैसे, जब भी एकदम ध्यान से रखो। वेट से मोल, वॉल्यूम से मोल, नंबर से मोल तो हमेशा डिवाइड करना है। मोल से बाकी कुछ भी निकालना है तो मल्टीप्लाई करना है। वेट की बात आएगी तो मॉलिक्यूलर वेट लेना है, वॉल्यूम की बात आएगी तो 22.4 लीटर लेना है, नंबर की बात आएगी तो कौन सा नंबर, हवा का नंबर। पूरा समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो चलो इतना कर लो आज।